सो बेसिकली बच्चों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं CIS के बारे में। CIS मींस कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता के अंत में एक नया जुड़ा हुआ टॉपिक है। इससे पहले हमने एक नया टॉपिक करा था जिसका नाम था लोकतंत्र और जनतंत्रीकरण, और आज हम बात कर रहे हैं CIS के बारे में, और इसके बाद बात करेंगे अरब स्प्रिंग। और इस तरीके से जो आपके इस चैप्टर में जितने भी न्यू टॉपिक एडिट हुए थे वो हमारा कवर अप हो जाएगा, और लेसन तो हमारा 3 पार्ट में वैसे भी कंप्लीट हो गया था। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। सो बच्चों अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक राजनीति और जनतंत्रीकरण ये हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल यानी कि CIS। तो चलिए फिर इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की, तो देखिए ये एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है, यानी कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो कंट्रीज है ना वो कनेक्टेड है, मतलब जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हमने नाटो पढ़ा, जिस तरीके से हमने वार्सा पैक्ट पढ़ा, हालांकि वो आपके चैप्टर फर्स्ट में ज्यादा था उसका कंटेंट, है ना, तो उसी तरीके से बच्चों आफ्टर डिक्लाइनेशन ऑफ USSR यानी कि जब दो ध्रुवीयता एक तरीके से खत्म होगी तो आप कह सकते हो कि CIS का जन्म हुआ, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल सामने आया। तो ये एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन था। जैसे अगर बात की जाए इसके गठन की, तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, जी हां बच्चों, सक्सेसर के तौर पे तो रूस ही था, रूस तथा अन्य 11 गणराज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे इस CIS पर, जो कि एक नया संगठन बना था, एक क्षेत्रीय संगठन बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इन सभी 12 गणराज्यों को जोड़ दिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो अच्छा खासा है, यानी कि 2,03,68,759 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा फैला हुआ है 12 राज्यों को मिला के। और साथ ही अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 23 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, ऑलमोस्ट 24 करोड़, है ना। तो ये तो होगी एक बेसिक सी जानकारी CIS के बारे में, और आपको ये पता चल चुका है कि ये एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन था। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो टोटल इसके अंदर 11+1 यानी कि रूस के साथ 11 गणराज्य इसमें शामिल है, जो कि इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें मैंने रूस को हाईलाइटेड कर रखा है और साथ ही यूक्रेन को। आप जानते हो रूस और यूक्रेन का अभी हाल फिलहाल में युद्ध भी चल रहा है दोनों देशों के बीच में, और ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी है, ठीक है। तो ये तो हो गए टोटल 12 सदस्य, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 11 ही रह चुके हैं, क्योंकि जो यूक्रेन है ना अब वो अलग हो चुका है। उसका रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर बच्चों बात की जाए इन CIS के बारे में, तो देखिए इसमें क्या कहा गया था एक चार्टर के अंदर कि सभी सदस्य यूनिवर्सल और लिबरल तरीके से, यानी कि सार्वभौमिक और स्वतंत्र है, और खास तौर पे प्रभावी तौर पे जो सोवियत संघ है उसे समाप्त कर दिया गया। अब ये नहीं है कि कोई हम नया वार्सा पैक्ट बना रहे हैं। CIS की स्थापना ही इसलिए की गई थी जब USSR डिक्लाइन हो गया था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था टोटल 12 सदस्य थे, अब 11 ही रह चुके हैं। तो इसका रीजन था कि साल 2018 में यूक्रेन ने रूस के साथ डोबांस और क्रीमिया के प्रश्न पर संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या किया था कि राष्ट्रमंडलों में भाग लेना बंद कर दिया और अपने सारे संबंध राष्ट्रमंडल से तोड़ दिए। तो इसलिए 12 से 11 ही रह चुके हैं। रीजन यहां पर यह बताया गया डोबांस और क्रीमिया। डोबांस काफी इंपॉर्टेंट जगह है बच्चों, आप इस मैप में भी देख सकते हो, और खास तौर पे यहाँ पे कोयला की जो मात्रा वो काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और साथ ही ये जो क्रीमिया है ना, ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे खुद यूक्रेन ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। लेकिन हुआ क्या था कि साल 2014 में, ये जानना आपके लिए जरूरी है, साल 2014 में रूस ने क्या किया था, यूक्रेन से क्रीमिया को अलग कर दिए। जो नीला नीला आप देख रहे हो ना, रूस के इस कदम के बाद उसे जो पश्चिमी देश थे ना उन्होंने उसे G8 से हटा दिया। G8 मतलब ग्रुप 8 होता है, ठीक है। और अब आज के समय ग्रुप 7 ही रह चुका है, तो यानी कि रशिया को वहां से हटा दिया गया था। उन्होंने ये जो एक्टिविटी करी थी, और ये जो डोंबांस है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि विवाद का क्षेत्र माना जाता है कि यूक्रेन ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। और अभी इस वॉर के अंदर बच्चों आप कह सकते हो कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर ये जो एरिया है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एक अखाड़ा बना हुआ है। तो इसलिए ये सारी चीजें CIS के अंदर जानना जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें CIS के उद्देश्यों की, तो संगठन का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य यही है
कि सदस्यों के बीच में राजनीतिक, मानवतावादी, सांस्कृतिक और साथ ही अन्य क्षेत्रों में मेलजोल को बढ़ाना, जो कि आप कह सकते हो कि सभी प्रकार के जो संगठन होते हैं उसमें भी यही होता है। आने वाले चैप्टर में आप यूरोपीय संघ पढ़ोगे, उसमें भी आपको यही मिलेगा, आसियान में भी यही मिलेगा। सर्वोच्च राज्यों का एक संगठन है जिसका गठन एक संधि के आधार पर हुआ था और इसमें बस यही था कि सभी में बस जो आपसी मतभेद है ना उसे दूर किए जा सके। और अच्छी बात यह थी इस CIS की कि ये ना इंडिपेंडेंस है, क्योंकि नाम में ही स्वतंत्रता जुड़ी है। तो नाटो USSR संगठन से अलग है, यानी कि एक ही, ऐसा नहीं है कि दोबारा से इनके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कंट्रोल है, ऐसा नहीं था। बस ये था कि एकजुटता लाने के लिए इनकी स्थापना करना जरूरी माना गया था। अगर इनके कार्यों की बात की जाए ना तो सदस्यों में आपसी मेलजोल और विभिन्न प्रकार की सहयोगी संस्थाओं द्वारा एक तरीके से काम किया जाता है। और ये जो संस्था है वो अलग अलग तरीके की है। इनकी काउंसिल बनाई गई, इनकी परिषद बनाई गई है, चाहे वो सदस्य राज्यों के मुखिया के हो या फिर विभिन्न सरकारों के मुखिया हो या फिर विदेश मंत्रियों की काउंसिल हो या फिर रक्षा मंत्री या फिर कार्य समिति, ये सभी इनके स्थायी अंग माने जाते हैं। और मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि CIS का हेडक्वार्टर यानी कि उसका जो मुख्यालय है वो कहां पर एग्जिस्ट है, कहां पे मौजूद है, तो वो बेलारूस है। वहां पे उसका एक शहर है मिन्स्क, यानी कि बेलारूस की कैपिटल ही मिन्स्क है, तो यहां पे ये एग्जिस्ट करता है। और साथ ही बच्चों अगर इनकी सफलताओं के बारे में बात करें तो राष्ट्रमंडल ने क्या किया है कि एक आर्थिक क्षेत्र में ये कायम रहा है, मतलब इसे अचीवमेंट मिली है। और इंटरनेशनल सम्मेलन के देशों में सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो, इसमें परिवर्तन और समस्याओं का निदान और उपलब्धियां भी इन्होंने प्राप्त करी है। तो ये था बच्चों एक छोटा सा मिनी सा टॉपिक CIS के बारे में। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि इनकी क्या सफलताएं थी, क्या उद्देश्य, क्या इनके कार्य थे, किस प्रकार से इसका गठन हुआ था, कितने सदस्य इसके अंदर शामिल है। यही सारी चीजें बच्चों CIS के बारे में थी, जो कि आपका न्यूली एडेड टॉपिक था। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि है अरब स्प्रिंग या विद्रोह आप कह लीजिएगा। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर स्टिल इस वाले में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके बाद हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सत्ता के नए केंद्र। यूरोपीय संघ हो, आसियान हो, साउथ कोरिया हो या फिर भारत, रूस, इजराइल जैसे देश क्यों ना हो, सभी सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाने जाएंगे। वो लेसन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। It's not a game, it's a rich thing.